नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 9 अगस्त 1945 जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। उस घटना को पूरी विस्तार पूर्वक और एक आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसे छोटे शब्दों में कहा जाए तो इससे 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 जो जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए गए, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और बहुत सारे देश जो समर्पण कर चुके थे, लेकिन जापान समर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। तो उसको समर्पण कराने के लिए वहाँ पर परमाणु बम का उपयोग किया गया। परमाणु बम गिराए गए। जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया, उसके बाद भी जापान आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को, मतलब हिरोशिमा के केवल 3 दिन बाद, नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। क्योंकि अमेरिका को लगता था कि परमाणु बम गिराएंगे तो जापान आत्मसमर्पण कर देगा। तो उस घटना को पूरी विस्तार पूर्वक एक आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो इसे हम देखते हैं। अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, क्योंकि बहुत सारे देश उस समय आत्मसमर्पण कर चुके थे, लेकिन जापान आत्मसमर्पण करने के लिए अभी तैयार हुआ नहीं था। वह अभी और लड़ना चाहता था। और देखते हैं, अमेरिका ने पहले ही 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। लिटिल बॉय, अमेरिका ने 6 अगस्त को, मतलब नागासाकी से पहले, परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर, जो कि लिटिल बॉय के नाम से उसको जाना गया। लेकिन फिर भी जापान आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हुआ, आत्मसमर्पण नहीं किया। जब वो आत्मसमर्पण नहीं किया तो उस पर दोबारा परमाणु बम गिराया गिराया गया, जो कि 9 अगस्त 1945 नागासाकी। देखते हैं इसको। इसके बावजूद जापान ने समर्पण नहीं किया। जब समर्पण नहीं किया तो दोबारा वहाँ पर परमाणु बम गिराए गए नागासाकी पर। देखते हैं उसको। 3 दिन बाद, क्योंकि हिरोशिमा पर 6 तारीख को गिराया गया और उसके 3 दिन बाद, मतलब 9 तारीख को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। देखते हैं इसको। 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। जब पहले परमाणु बम से वह आत्मसमर्पण नहीं किया हो, तो दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जो कि 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर गिराया गया। इसका नाम, जो बम था, परमाणु बम था, उसका नाम था फैटमैन। तो
और देखते हैं। अगर देखें हम स्थान और जनसंख्या यहाँ पर, स्थान अगर देखें तो नागासाकी जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित एक बंदरगाह शहर है। जो नागासाकी है वह जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित एक बंदरगाह शहर है। 1945 में लगभग इसकी जनसंख्या 2,63,000 थी। उस समय नागासाकी की जनसंख्या 2,63,000 थी। यहाँ पर इनमें से 40,000 कोरियन मजदूर थे जो कोरिया से आए हुए थे काम करने के लिए यहाँ पर। तो 40,000 ये लोग थे। उसके बाद हजारों युद्ध बंदी थे जो युद्ध में हारने के बाद पकड़े जाते हैं लोग, वो भी युद्धबंदी बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर थे, रखे गए थे वहाँ पर। और देखते हैं नागासाकी का मुख्य उद्योग जहाज निर्माण, हथियार कारखाने और इस्पात। क्योंकि नागासाकी पर अगर देखें तो वह उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वो वहाँ पर जहाज निर्माण भी होता था, वहाँ पर इस्पात उद्योग थे, और वहाँ पर और भी बहुत सारे देखें यहाँ पर तो हथियार के भी कारखाने थे जो जो कि सैनिकों के लिए हथियार बनाए जाते हैं। वो भी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर कंपनियाँ थी। वहाँ पर उद्योग धंधे काफ़ी विकसित मात्रा में चल रहे थे। और देखते हैं बम गिराए जाने की तैयारी और निर्णय। पहले देखें तो टारगेट लिस्ट में पहले कोकुरा का यावाटा क्षेत्र आता है, जो 9 तारीख को बम गिराया गया नागासाकी पर। लेकिन इससे पहले वह कोकुरा पर गिराया जाना था, जो कि जापान का एक शहर है कोकुरा। वहाँ पर यावाटा एक क्षेत्र है, वहाँ पर बम गिराने की बात की गई। लेकिन वहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बादल थे, बादल इतने थे, कोहरा भी था वहाँ पर, कि लोकेशन साफ साफ दिख नहीं रहा था। जब लोकेशन साफ नहीं दिखेगा तो आप कैसे टारगेट पर गिराएंगे आप? क्योंकि जब आप देखें तब तो गिराएंगे कि क्या यही लोकेशन है कि कोई और लोकेशन है। जब वहाँ पर पता नहीं चला लोकेशन, क्योंकि वहाँ पर 3 बार गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन तीनों बार टारगेट क्या हुआ, अच्छी तरह से मिल नहीं पाया। जब मिल नहीं पाया तो कहा गया कि अब यहाँ से जापान के दूसरे शहर पर गिराते हैं बम। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखें तो टारगेट लिस्ट में पहले कोकुरा का यावाटा क्षेत्र आता था, इतना तो समझ गए होंगे। लेकिन कोकुरा में बादल और धुआं था, जिससे लक्ष्य दिखाई नहीं दिया। 3 बार प्रयास हुए, वहाँ पर बहुत सारे बादल थे, धुआं की तरह था वो, इसलिए लक्ष्य दिखाई नहीं दिया। और देखते हैं इसके बाद B-29 विमान बॉक्सर को आदेश मिला बैकअप टारगेट नागासाकी पर बम गिराने का, क्योंकि उस समय मेजर चार्ल्स स्वेनी थे जो प्लेन को चला रहे थे उस समय। चार्ल्स स्वेनी से कहा गया कि आप टारगेट यहाँ से क्या करते हैं, बैक करते हैं और चलते हैं नागासाकी पर। क्या नागासाकी उस समय उन लोगों के दिमाग में पहले से ही था कि अचानक आ गया?
कि नागासाकी पर गिराते हैं। देखते हैं उसको भी, क्योंकि उस जहाज में जो लोग बैठे थे उसमें 10 लोग थे, जो कि उसमें जो पायलट थे वह चार्ल्स, देखें तो चार्ल्स स्वेनी थे। चार्ल्स स्वेनी विमान को चला रहे थे। देखते हैं यहाँ पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट की टारगेट कमिटी। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय मैनहट्टन मैनहट्टन प्रोजेक्ट की टारगेट कमिटी, यह एक कमिटी थी जो कि बताए कि कहाँ कहाँ पर बम गिराए जा सकते हैं, परमाणु बम। उस कमेटी ने 4 शहरों का नाम बताया। जैसे देखते हैं यहाँ पर पहला हिरोशिमा, दूसरा कोकुरा, तीसरा नागासाकी, चौथा निगाटा। उ- उस कमेटी ने बताया कि आप 4 शहरों पर बम गिरा सकते हैं, परमाणु बम। वह था पहला पर हिरोशिमा, दूसरा पर कोकुरा था, तीसरा पर नागासाकी और चौथा निगाटा था। लेकिन 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पर बम गिर गया। ठीक है, तो पहला पहला अचीव हो गया। लेकिन दूसरा अगर देखें तो कोकुरा पर गिरने वाला था 9 अगस्त को। लेकिन कोकुरा में का मौसम वहाँ पर ठीक नहीं था। वहाँ पर बादल थे, धुआं जैसी सब गतिविधियाँ थी, क्योंकि वहाँ पर लोकेशन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जो चार्ल्स स्वेनी हैं, जो पायलट के रूप में विमान को चला रहे थे, उन्होंने वहाँ पर 3 बार प्रयास किया, लेकिन तीनों बार लोकेशन अच्छी तरह से नहीं मिला। क्योंकि यह कमिटी जो है, यह मैनहट्टन प्रोजेक्ट की टारगेट कमिटी, इन्होंने साफ साफ कहा कि गिराने से पहले आपको अच्छी तरह से लोकेशन देख लेना है। अगर लोकेशन अच्छी तरह से नहीं मिलता है तो आपको नहीं गिराना है। तो जब लोकेशन अच्छी तरह से नहीं मिला तो वो लोग गिराए नहीं, क्योंकि उसमें एक और दिक्कत वाली बात थी। क्योंकि जब आप परमाणु बम एक देश से लेकर दूसरे यहाँ गिराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमाणु बम का वजन बहुत अधिक होता है, तो जब वजन अधिक होता है तो विमान तेल भी ज़्यादा खाता है। तो जब परमाणु बम को ले जाया गया वहाँ पर, तो जो भी जहाज में तेल था वह जाने के तो ठीक था, लेकिन परमाणु बम को गिराना बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि जब आप परमाणु बम को नहीं गिराते अगर, तो वहाँ से आप आ नहीं पाते। क्योंकि जैसे ही परमाणु बम गिरेगा तो जो भी विमान है उ- उसकी गति क्या होगी, तेज हो जाएगी, क्योंकि वह हल्का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो परमाणु बम का वजन अगर देखें तो 4670 किलोग्राम है। तो यह अगर नीचे गिर जाता है तो विमान क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जब हल्का हो जाएगा तो ज़्यादा तेल वह नहीं खाएगा। तो इसीलिए उसको गिराना ज़रूरी हो गया। तो जब कोलकाता में मौसम खराब था उस समय, तो कहा गया कि इसको छोड़ते हैं हम और अगला टारगेट देखते हैं। तो कोकुरा के बाद कौन आता है, नागासाकी। तो कहे लोग कि चलते हैं नागासाकी पर गिराते हैं। तो और देखते हैं इसको। विमान ने टिनियन आइसलैंड से उड़ान भरा था। जो यह विमान है यह टिनियन आइसलैंड से यह उड़ान भरा था यह। और देखते हैं
फैटमैन जो बम था, जो परमाणु बम था, इसका क्या नाम था? फैटमैन नाम था। और देखते हैं, फैटमैन ज़्यादा ताकतवर था। इसमें बहुत ताकत थी, क्योंकि यह प्लूटोनियम से बना था, जो कि इससे काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे कि टेम्परेचर वहाँ का 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है, जिससे कि कुछ भी बचने की संभावना नहीं होती है, सब कुछ राख होने की स्थिति दिखाई देने लगती है वहाँ पर। देखते हैं इसको। वो प्लूटोनियम आधारित था, मतलब यह बना था, किससे बना था? प्लूटोनियम से बना था। और देखते हैं, वह वजन लगभग 7670 किलोग्राम। वजन इसका जो परमाणु बम है, इसका वजन 4670 केजी था। और देखते हैं, जिसमें 21,000 टन टीएनटी जितनी ऊर्जा निकले। 21,000 टीएनटी, 21,000 टन टीएनटी जितनी ऊर्जा निकले। यह ऊर्जा बहुत है, यह जो कि एक शहर को बर्बाद करने के लिए बहुत ऊर्जा है। और देखते हैं, बम गिराने का समय और ऊंचाई। बम गिराने का अगर समय देखेंगे हम, तो तारीख 9 अगस्त 1945, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को ही बम गिराया जाना है। देखते हैं इसको। समय सुबह लगभग 11:01 AM, मतलब यह सुबह का समय है, 11:01 पर। तो वहाँ से आदेश मिला हुआ कि 11 बजे हम लोग क्या करेंगे? गिरा देंगे। क्योंकि जो यह कोकुरा है, कोकुरा पर जब ये लोग गिराने के लिए गए थे, जब कोकुरा में मौसम खराब था, उसके बाद डिसीजन थोड़ा सा बदलने में लगभग में आधा घंटा लगा, इसमें आधा घंटा और लेट हो गया। तो यह उस समय 11:01 पर इसको गिराना था, और यहाँ पर नागासाकी पर इसको गिराया गया। और देखते हैं, बम को लगभग 31,000 फीट, बम को 31,000 फीट ऊपर से गिराया गया। यह लगभग 9.4 किलोमीटर ऊंचाई पर से, पृथ्वी से 9.4 किलोमीटर ऊंचाई से इसको गिराया गया, 31,000 फीट के। क्योंकि अगर पृथ्वी से अगर उसकी ऊंचाई देखें, तो 31,000 फीट से उसको गिराया गया। बम को जमीन तक गिरने में लगभग 43 सेकंड लगा। कहीं 43 सेकंड मिलता है, कहीं 47 सेकंड मिलता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। विस्फोट हुआ करीब 500 मीटर ऊपर हवा में। जब 31,000 फीट ऊपर से गिराया गया, तो जब वह बम गिर रहा था, वह रास्ते में था। अभी जमीन से 500 मीटर क्या था, अभी ऊपर ही था, अभी जमीन पर गिरा हुआ नहीं था अभी। तो जब जमीन से 500 मीटर ऊपर था, तभी वह हवा में ही फट गया वो। क्योंकि जब हवा में ही फटता है, तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए उसको ऊपर ही फोड़ दिया गया, उसको ब्लास्ट करा दिया गया ऊपर ही। यहाँ पर देखते हैं, तुरंत विनाश हुआ। कितना विनाश हुआ, क्या क्षति पहुंची? देखें तो लगभग 40,000 से 75,000 लोग तुरंत मारे गए। जब गिरा हुआ तो 40,000 से 75,000 लोग एक पल में समाप्त हो गए। सोच सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। 40,000 से 75,000 लोग एक क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो गए। और देखते हैं, 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया। 5 किलोमीटर के जो भी रेंज में था, उसमें कुछ नहीं बचा।
सब खत्म हो गया, सब राख बन गया। और देखते हैं, सैकड़ों इमारतें, चर्च, स्कूल, अस्पताल सब राख हो गए। बहुत सारी इमारतें, चर्च, स्कूल सब राख हो गए। और देखते हैं, घायलों की संख्या लगभग 75,000 थी, क्योंकि लगभग में 70,000 के आसपास लोग तो तुरंत ही मर गए हो तो। लेकिन घायल की अगर बात करें तो यहाँ पर 75,000 लोग घायल थे। और देखते हैं, क्योंकि परमाणु बम जब जब गिराया तो इससे रेडिएशन निकला। उससे क्या हुआ, उससे देखते हैं रेडिएशन से क्या प्रभाव पड़ा। विस्फोट के बाद तेज रेडिएशन, ब्लैक रेन, काले पानी की बारिश हुई। जब विस्फोट हुआ तो रेडिएशन से पूरा आसमान काला पड़ गया। उसके बाद बारिश हुई, बारिश में केवल रेडिएशन जो ब्लैक था वही क्या हुआ, पा, पानी के रूप में जमीन पर आया। पूरा काला पानी की बारिश हुई उस समय, क्योंकि रेडिएशन इतना रासायनिक जो तत्व हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, वह पानी के रूप में वह जमीन पर आए, क्योंकि पूरा आसमान काला पड़ गया था उस समय। और देखते हैं, उसके बाद कैंसर, ल्यूकेमिया, जन्मदोष जैसी बीमारियां दस दशकों तक रही, कई सालों तक रही। कैंसर की संख्या बढ़ गई, जितना पहले कैंसर हो रहा था उससे 5 गुना 6 गुना कैंसर में वृद्धि हुई। उसके बाद जन्म दोष, बच्चों का जन्म होता था तो बहुत सारे बच्चे विकलांग होते थे, बहुत सारे बच्चे मंद बुद्धि के होते थे। उस रेडिएशन का प्रभाव डीएनए तक पहुंच गया था। और देखते हैं, और वहाँ पर ल्यूकेमिया भी जो बीमारी है वह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी, और यह काफ़ी लंबे समय तक चला। और देखते हैं, नागासाकी के लोगों ने कई पीढ़ियों तक कष्ट झेले। जो नागासाकी के लोग हैं, जो वहाँ के पर लोग रहते हैं, वह कई वर्षों तक कष्ट झेले, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहा। जो भी वायुमंडल है वहाँ पर, पूरा वायुमंडल दूषित हो गया। सांस लेने में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और देखते हैं, जिससे कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम तो हवा सांस के माध्यम से अंदर जाती है, और हवा में क्या है, रेडिएशन है, तो शरीर को बहुत सारा वो नुकसान पहुंचाता था वो, जिससे बीमारी और बढ़ती थी। देखते हैं, और शिशुओं में विकृति और मानसिक समस्याएं बढ़ी। जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनमें मानसिक विकृति, मतलब उनका मानसिक अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। और विकृति, उनमें तरह तरह का समस्या दिखाई दे रहा था। उनको बहुत सारी परेशानियों यहाँ झेलनी पड़ रही थी। उनका शरीर अच्छी तरह से विकास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर दिखाई दिया। और लोगों लोग जो भी थे वहाँ के, इससे बहुत ही अधिक प्रभावित हुए।
और देखते हैं जापान की प्रतिक्रिया। अब जापान ने क्या कहा? 9 अगस्त को ही सोवियत संघ ने भी हमला कर दिया। जब 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया नागासाकी पर, उसके उसी दिन सोवियत संघ ने भी क्या किया? हमला कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा अब देखते हैं। 3 दिन बाद, 3 दिन के बाद क्या हुआ? 3 दिन बाद 15 अगस्त को सम्राट हिरोहितो रेडियो पर समर्पण की घोषणा कर दी। 3 दिन बाद 15 अगस्त को जापान के सम्राट हिरोहितो रेडियो पर आए और आत्मसमर्पण की वह बात कहे कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि यह अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुआ था। आधिकारिक रूप से कब हुआ आत्मसमर्पण? इसको देखें तो 2 सितंबर 2 दिसंबर 1945 को आधिकारिक रूप से जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आधिकारिक रूप से मतलब लिखित पत्र के अनुसार, हस्ताक्षर पूरा दस्तावेज के अनुसार कि हम आत्मसमर्पण करते हैं। यह 2 दिसंबर को किया गया 1945 को। और देखते हैं युद्ध समाप्त हुआ लेकिन पीड़ा की शुरुआत हुई। युद्ध तो समाप्त हो गया लेकिन जो भी रेडिएशन वहाँ पर फैला था वह लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर उन पर जो भी बीमारियाँ थीं वह बढ़ने लगी। और देखते हैं गुमनाम सच्चाइयाँ। यहाँ पर गुमनाम कुछ सच्चाइयाँ अगर देखें तो कोकुरा जिसे बचा लिया गया था, बाद में जापान में कोकुरा लक के नाम से जाना गया। जिस कोकुरा पर परमाणु बम गिराने के लिए लोग गए थे, वहाँ पर बादल गिरा हुआ था, मौसम अच्छा नहीं था। उसे कहा गया कि यह लक है, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे थे कि कम से कम मौसम खराब था तो हम बच गए। उसे बाद में कोकुरा लक के नाम से जाना गया। लक का मतलब होता है कि आप भाग्यशाली है यह। और देखते हैं नागासाकी का एक क्षेत्र उरा कामी वैली। नागासाकी का एक क्षेत्र है उरा कामी वैली, जहाँ पर एक क्या था? गिरजाघर था। जहाँ बम गिरा, जहाँ पर बम गिरा ना, वह जगह क्या था? वहाँ जापान का सबसे बड़ा गिरजाघर था। जहाँ पर परमाणु बम गिरा हो, वहाँ पर जापान का सबसे बड़ा गिरजाघर था। वह पूरी तरह से वह खत्म हो गया हो, उसका अता ही पता नहीं चला उसका। और देखते हैं बम गिरने के समय नागासाकी के कई स्कूली बच्चे शहर बच्चे शहर से बाहर मजदूरी कर रहे थे। इसी कारण कई बच्चे बच गए। बहुत सारे बच्चे थे जो कि मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे, खेतों में गए थे। वह इससे दूर थे तो वह बच गए वो। और देखते हैं अगर आज का नागासाकी देखें तो आज का नागासाकी क्या है? यहाँ पर आज नागासाकी एक शांति का प्रतीक है। वह इस समय कहता है, वहाँ के संविधान में भी लिखा गया है कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। जब तक शांति संभव हो उतना हम शांति के लिए प्रयास करेंगे। वहाँ के संविधान में इसको जोड़ा गया है वहाँ पर। अब देखते हैं कि आज नागासाकी एक
शांति का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही डर गए थे, क्योंकि हथियार बहुत ही इंसान के लिए के को सुरक्षा भी देते हैं, और चले तो वह किसी की जान भी ले लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं उसको। अगर इंसान अगर गलत तरीके से इसका उपयोग करेगा तो बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखते हैं इसको, नागासाकी शांति पार्क, जहाँ पर बम गिरा था नागासाकी में, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है वहाँ पर, जो कि वहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी पुरानी यादों को समझने का और सोचने का एक प्रयास करते हैं। और देखते हैं एटॉमिक बम म्यूजियम, वहाँ पर एटॉमिक बम म्यूजियम भी है, जिसमें जो भी उस समय की कुछ तस्वीरों को रखा गया है, जो भी कुछ जब बम गिरा उस समय क्या क्या प्रभाव पड़े, कैसे कैसे वस्तुओं पर उनका छाया चित्र उसमें रखा गया है। और भी देखते हैं, वहाँ हर साल दुनिया भर से लोग आते हैं, यह सोचने की मानवता ने क्या खोया और अब क्या सीखा। इससे पता चलता है कि, और देखने से कि मानवता ने क्या खोया और उससे क्या सीखा मनुष्य ने। और देखते हैं संग्रहालय में आज भी, वहाँ के संग्रहालय में आज भी देखें तो बहुत सारी प्लेटें रखी गई हैं, जो कि उस समय पिघल गई थी, जो कि अपना आकार बदल चुकी थी। बहुत सारी कटोरियाँ मिल जाएगी आपको, बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे आपको। वहाँ पर कुछ हेलमेट हैं, जो कि कोई व्यक्ति पुरुष पहना था और गाड़ी चला रहा था। जब जब गिरा वो परमाणु बम उस समय गिरा, तो उस हेलमेट को, प्रकृति को भी वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि यह पूरा जो भी सर है वह पूरा हेलमेट में आ गया था वो। और देखते हैं इसको, जले हुए कपड़े, वहाँ पर बहुत सारे जले हुए कपड़े मिलते हैं देखने को वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही वहाँ पर संजो कर रखा गया है। लोग जाते हैं और वहाँ बहुत सारी घटनाओं को याद करते हैं। पिघली हुई घड़ियाँ, वहाँ पर एक घड़ी देखने को मिलती है, जो उस समय घड़ी चल रही थी, लेकिन जैसे ही परमाणु बम गिरा 11:02 पर वह घड़ी वह बंद हो गई। और क्योंकि वह प्लास्टिक की घड़ी थी, तो अब पिघल गई है, वहाँ पर देखने को मिलता है। और वहाँ पर देखें तो बहुत सारी जो जो रेलवे ट्रेन की पटरी होती हैं, वह भी मुड़ गई थी वह। बहुत सारे लोहे हैं जो कि उस समय अपना आकार बदल चुके थे, वह भी मुड़ गए थे। तो और कुछ सीढ़ियाँ भी ऐसी हैं ऐसी हैं जो कि जब परमाणु बम गिरा तो वह भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसको भी वहाँ पर रखा गया है। और देखते हैं बच्चों के खिलौने रखे गए हैं, बच्चे जिससे खेलते हैं वह खिलौने भी रखे गए हैं, जो कि उस समय क्षतिग्रस्त हो गए थे परमाणु बम गिरने की वजह से। और देखते हैं जो बस एक सवाल पूछते हैं, क्या यह सब फिर होगा। उसको देखने के बाद ऐसा मानिए कि दिल दहल जाता है, यार जब ऐसी निर्जीव वस्तुओं का जो हाल हुआ है, वहाँ पर जो मनुष्य रहे होंगे उनका क्या हाल
हुआ होगा। तो और देखते हैं, यहाँ पर देखें नैतिकता और मनुष्यता का सवाल। क्योंकि अगर कुछ सवाल अगर देखें तो हमारे मन में क्या आते हैं सवाल। पहला देखें तो क्या ये हमला जरूरी था, जो परमाणु बम गिराया गया, क्या यह जरूरी था? क्या इसके बिना कोई हल नहीं निकल सकता था? यह भी प्रश्न सोचने वाला है। दूसरा आता है, क्या जापान वैसी भी आत्मसमर्पण नहीं कर देता? यह भी बात सही है, क्योंकि चाहते आप तो सैनिक कार्रवाई से भी आप उसको शांत कर सकते थे। क्या परमाणु बम गिराना सही था? ये सारे सवाल सामने आते हैं। और देखते हैं, तीसरा देखें सवाल तो 2 लाख निर्दोष नागरिकों की जान गई, क्या यही विजय थी? 2 लाख सैनिकों की वहाँ पर जान गई, निर्दोष थे वो, उनकी जान गई। क्या विजय यही है कि किसी का जान लेकर और आप कहें कि हम विजय हैं, हम जीते हुए हैं? यह भी एक सवाल है। और देखते हैं, यह हमला इंसानियत पर दाग है, यह युद्ध दाग है या युद्ध रोकने का विकल्प? यह प्रश्न आज भी उठता है। यह जो जो घटना हुई, यह इंसानियत पर यह दाग है, या फिर क्या युद्ध रोकने का यही विकल्प है? ये सब सारी घटनाएं सवाल पूछती हैं। तो आशा करते हैं कि आप नागासाकी को पूरी विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।